नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। तो सीखने की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज पेपर सॉल्व करते हैं यूपी टीजीटी के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए कुल 63 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि या चतुर्थक गतिविधि। तो ये आता है आपका प्राथमिक गतिविधि। और प्राथमिक गतिविधि क्या होती है उसको आप जान लेते हैं। तो जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका मतलब होता है कि जब हम ऐसी क्रियाएं संपादित करते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी क्रियाएं संपादित करता है जिसमें वो प्रकृति से सीधे उत्पादन लेता है। ठीक है, तो वो प्राथमिक होती हैं। और द्वितीयक क्या होती हैं? द्वितीयक के अंतर्गत जो है जब हम जो प्राथमिक द्वारा जो उत्पादित जो पदार्थ होते हैं उनके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उनका परिष्करण कर देते हैं, परिवर्धन कर देते हैं, तो उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो उस तरह की जो क्रियाएं होती हैं द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। और तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत जो है जो उत्पादित पदार्थ हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर किया जाता है और ये किया जाता है। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके जो प्रमुख उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, समझ रहे हैं। इस तरह से बहुत सी क्रियाएं हो गई। ठीक है, अब द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं वो सब आते हैं। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आपकी जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गया, शिक्षण हो गया, ये सब हो गया। उसके अलावा यातायात हो, परिवहन हो गया, जितने भी प्रकार के परिवहन हैं उसी तरह से। और इसके अंतर्गत और जो आता है वो है आपका कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार। तो इन चीज़ों को आता है। और चतुर्थक क्रियाएं जो होती हैं क्वाइनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अंतर्गत इन सब पे नियंत्रण करने वाले लोग आते हैं जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद पे जो होते हैं वो हो गए। उसके अलावा अनुसंधानकर्ता हो गए, मतलब रिसर्चर्स हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वो सब आते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि असवान परियोजना की एक परियोजना है कहाँ पे? मिस्र में, साओ पोलो में, सियान या हालबू में। तो असवान परियोजना जो है नील नदी पर जो है बंधा हुआ एक परियोजना है, वो मिस्र में है। अगला प्रश्न है कि अल्फा अल्फा है एक कस्बा, एक जनजाति, एक प्रकार की घास या एक खनिज। तो अल्फा अल्फा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में। तो कोरोमंडल तट आपको सभी लोग मालूम है कि तमिलनाडु में स्थित है। अब कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिण में जो है कन्याकुमारी से शुरू होता है और उत्तर में कहाँ तक है पूर्वी तट में, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र, मंगल, यूरेनस या पृथ्वी। तो यूरेनस मतलब वरुण। तो अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूरेनस मतलब वरुण हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो बाह्य ग्रह के होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो जो है आपके पृथ्वी सदृश होते हैं और ठोस पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह क्या है, उनकी बनावट पृथ्वी सदृश न होकर के वो गैसीय पिंड होते हैं। ठीक है, तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो कौन कौन से हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ठीक है, और जबकि बाह्य ग्रह क्या हो गए? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। तो ये आपके। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 2250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? पैंजिया, पैंथलासा, लारेशिया या ऑस्ट्रेलेशिया। तो जो महासागर था, जो महासागर था वो पैंथलासा था और जो महाद्वीप था वो पैंजिया था। ठीक है, और पैंजिया का विघटन हुआ, वो दो भागों में बट गया। एक जो है गोंडवाना लैंड और दूसरा जो है आपका बन गया जो दक्षिण में रह गया वो गोंडवाना हो गया और जो लारेशिया लैंड है वो उत्तर में बन गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में करती है 24 घंटे में, 22 घंटे में, 26 घंटे में और या जो है 20 घंटे में। तो पृथ्वी अपना घूर्णन जो है कितने में करती है? आपका वो है 24 घंटे। अब आप बताइए कि जो परिक्रमण करती है वो कितने घंटे में करती है या कितने दिन में करती है, वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मर्केली पैमाने का, रिश्टर पैमाने का, दोनों, बैरोमीटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर रिश्टर की जगह पे ये रिक्टर दिया होता तो माना जाता। अब जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्जन इसका देखेंगे। मर्सेली हो गया, रिक्टर हो गया, बोथ हो गया, बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो मेजर किया जाता है इंटेंसिटी वो दोनों से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि शहरी औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे कहते हैं धूम कोहरा, कुहासा, ओस या पाला। तो उसे कहते हैं धूम कोहरा, मतलब स्मोक कहते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु में वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी पूर्वी मानसून या कोई नहीं? तो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से भारत के पूर्वी तट पे शीत ऋतु में विशेषकर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है 33%, 35%, 37% और या 40? तो ये फीसदी ना होकर के क्या है, ग्राम प्रति किलोग्राम है। मतलब कि 1 किलोग्राम अगर जल लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम जो है आपका जो है लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये औसत हो गया, आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके? लाप्लास द्वारा, हैरिस के द्वारा, डेविस के द्वारा या डेली के द्वारा? तो हैरिस महोदय के द्वारा स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब आपको यहाँ पर तुरंत मानसिक रूप से तैयार हो जाना है कि लाप्लास, डेविस और डेली महोदय ने कौन से सिद्धांत दिए, वो आपको याद कर लेना है, उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है, निम्नीकरणीय नहीं है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो जीव, पादप, प्लास्टिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो प्लास्टिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र होता है, क्या कहलाता है? इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र या आवास? तो इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, शुष्क बिंदु बस्ती, नम बिंदु बस्ती, रक्षक स्थान या बाजार बस्ती। तो ये आपका कहलाता है नम बिंदु बस्ती, और इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसे कहते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य क्या था? प्रश्न जो विकल्प दिए हुए हैं कि कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1% तक लाना, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसे 2.1% तक लाना। दूसरा जो विकल्प दिया है कि सभी गांवों को बिजली देना। तीसरा, एचआईवी को पूर्णतः उन्मूलित करना। चौथा, शहरी गरीबों को घर देना। तो जो पहला विकल्प है वो आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्राक्साइड। तो एंथ्राक्साइड जो है उच्चतम क्वालिटी का कोयला है, जिसमें जो कोयले का प्रतिशतांक है वो लगभग 90 से 92% तक पाया जाता है। तो और उसके बाद जो क्वालिटी है वो है बिटुमिनस की, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। जो सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला है वो आपका पीट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? पॉडजोल, लैटेराइट, चेर्नोजम, पेडोकल। तो उसे कहते हैं चेर्नोजम। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 2500 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 3600 किलोमीटर? तो उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अब यहीं पे एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार क्या है तथा पूरब से पश्चिम देशांतरी विस्तार क्या है? तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका, दक्षिण से उत्तर जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतरी विस्तार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला जो प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं कार्डमम पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म अयनान तो होता है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 जून या 21 जून या 23 सितंबर? तो ग्रीष्म अयनांत जो है वो होता है आपका 21 जून को। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और आपको बताते चले कि जो एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस दिन जो है पूरी पृथ्वी पर जो दिन की अवधि होती है समान होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो दो तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन बराबर होते हैं। अब आपको बताते चलें कि यही वो तिथि होती हैं, दो तिथियां होती हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर जो है 90 डिग्री पे होता है। कितना? 21 मार्च 23 सितंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 84.5 डिग्री पश्चिम। तो भारत की जो इंडियन IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो अपनाया गया है 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी प्लेट का उदाहरण है? प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो जो सबसे बड़ी प्लेट का उदाहरण है वो है आपका प्रशांत प्लेट। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीडमंड मैदान किसके द्वारा बनते हैं? पवन द्वारा, हिम ग्लेशियर द्वारा, नदी द्वारा या भौम जल द्वारा? तो पीडमंड जो मैदान बनते हैं वो नदी द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न है कि संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है, कहाँ पे होती है?
ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, पोलर एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में, हिमालयन माउंटेनियस रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में। तो संवहनी या कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होती है वो सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे, कोई नहीं। तो महाद्वीपीय उद्भव के जो अवसाद है वो कहलाते हैं भूजात। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र पाए जाते हैं, ज्यादातर देखा जाता है गुजरात तट के पास सुंदरबन क्षेत्र में, विशाखापट्टनम क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो उच्चतम ज्वार जो होते हैं वो गुजरात के तट पे होते हैं। अगला प्रश्न है कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र या आवास। तो ये होता है आपका इकोटोन। अगला ये आपका रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये आपके यहाँ तक हो गए थे। हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियां जो है बनी होती हैं कोरल पालिप से, रेडियोलेरियन पंख से, डायटम से या कैल्शियम युक्त पंख से। तो जो प्रवाल भित्तियां बनी होती हैं वो कोरल पालिप से बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वयंपोषी। तो सर्वाहारी है। अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हम्बोल्ट द्वारा, रिटर द्वारा, रेडजल द्वारा, विडाल्डी लाप्लास द्वारा। तो अर्धकुंडे पुस्तक लिखी गई है जो है रिटर द्वारा। हम्बोल्ट द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई कौन सी है, और रेडजल द्वारा कौन सी किताब लिखी गई वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई है? टेलर महोदय द्वारा, रेडजल महोदय द्वारा, हेटनर महोदय द्वारा या रिच्थोफेन महोदय द्वारा। तो लेवेंसराम की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की गई है रेडजल महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, वो जो है किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिए हुए हैं कि मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो जो है ये है आपका माल्थस द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कील नहर, सुएज नहर, सेंट सू मैरी नहर या पनामा नहर। तो पनामा नहर है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कील नहर जो है वो किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर किसको जोड़ती है? बहुत हाल ही में चर्चा में थी, जिसमें सुएज नहर में एक जहाज फंस गया था। आप बताइए किसको जोड़ती है, किस किस सागर को जोड़ती है, आप बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश है? भारत, ब्राजील, इथियोपिया, वेस्ट इंडीज। तो ब्राजील जो है सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। और आपको बताते चलें कि वहाँ का जो सेंटोस बंदरगाह है उसे जो है क्या कहलाते हैं? काहुआ बंदरगाह कहलाते हैं। ठीक है, कॉफी बंदरगाह नहीं। जो ब्राजील से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेंटोस बंदरगाह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कहवा के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है? झेलम, तीस्ता, ब्यास, रावी। तो झेलम प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हरमट्टन, सिरक्को, फान, मिस्टल। तो उत्तर से दक्षिण जो प्रवाहित हो रही है आल्प्स पर्वत से वो है मिस्टल, और जो दक्षिण से उत्तर प्रवाहित होती है उसे कहते हैं फान। ठीक है, हरमट्टन जो डॉक्टर हवा होती है जो गिनी तट से प्रवाहित होती है, और सिरक्को जो है क्या है उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यता का अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, अपर्दन, भ्रंशन। तो अंतर्जनित में अपर्दन नहीं आता है, ये बाह्य जनित बल है। जबकि जो टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सभी जो है इंडोजेनिक फोर्सेस है, जबकि ये जो है एक्सोजेनिक फोर्स है। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं डाइक, सिल, लोपोलिथ, बैथोलिथ। तो डाइक जो है वो कहलाता है जब ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल जब कोई जमाव होता है, और जबकि यही क्षैतिज हो जाता है तो वो सिल कहलाता है। अब लोपोलिथ, बैथोलिथ क्या होता है इसके पहले वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि एक उष्ण और एक हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वाताग्र क्या कहलाते हैं? तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए शीत वाताग्र,
उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र और स्थिर वाताग्र। तो क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जी वर्कनीज द्वारा, फिट्जराल्ड द्वारा, लैम्फर्ड द्वारा या शा द्वारा? तो जी वर्कनाइज द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रोपाउंड किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है 800 से 1000 मीटर के बीच में, 200 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर तक या 1.5 किलोमीटर तक। तो 200 मीटर या लगभग में 600 फीट की गहराई तक जो है प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है जल में। अगला प्रश्न है कि क्यूरेशियो की धारा देखी जाती है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में? कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर में क्यूरेशियो की धारा होती है। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो प्रभाव नहीं डालती है कोई भी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं, उसे क्या कहलाते हैं? निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडारण, निवल प्राथमिक उत्पादन? तो उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या निवल प्राथमिक उत्पादन। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि प्रयोग मॉडल का एक आर्थिक मॉडल है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया? ये जो है वान थ्यूनेन महोदय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर, निगेटिव ग्रोथ रेट हुई 1921 से 1951, 1911 से 1921, 1981 से 2001, 2001 से लेकर 2011 तक। तो जो भारत में एक बार ही केवल जो जितनी भी दशकीय अभी तक जनगणनाएं हुई हैं, कुल 15 हुई हैं, आज़ादी के बाद कुल जो है 7 हुई हैं, तो उसके अंतर्गत जो एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की, वो है 1911 से लेके 1921 तक। अब यही सेम रिपीटिशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही, तो 1911 की जगह पे 2011 से 2021 वाली जो जनगणना आएगी उसमें देखते हैं क्या आंकड़े आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? तो कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष है, मतलब एक जो पैरामीटर है क्या है? 5000 या उससे अधिक जनसंख्या, 3000 या उससे अधिक, 4000 या उससे अधिक जनसंख्या, 7500 उससे अधिक जनसंख्या। तो 5000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाता है भारत में। अगला प्रश्न है कि डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वचालित वाहन उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, रेयान के लिए, रसायन उद्योग के लिए? तो डेट्राइट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए या स्वचालित वाहन उद्योग के लिए। अब आपको ये बताना है कि डेट्राइट किस झील के किनारे स्थित है और किस देश में है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली का CBD क्या है? मतलब कि जो है अगला प्रश्न जो है ये CBD पूछा गया है, तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपका जो है फुल फॉर्म होता है CBD का। तो मतलब कि उसका कोर एरिया क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या कनॉट प्लेस? तो कनॉट प्लेस है। अगला प्रश्न है कि हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत या सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कॉपरनिकस के द्वारा, टालमी द्वारा, लाप्लास द्वारा, चैम्बरलेन द्वारा? तो ये किया गया था आपका कॉपरनिकस द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर? तो आर्कटिक वृत्त कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को। अब 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन एवं अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प दिए हुए हैं अपक्षय, अगला है अपर्दन, भूस्खलन, साधारण भूस्खलन। तो वो कहलाता है अपक्षय या वेदरिंग, है ना। अगला प्रश्न है कि कणिका में विघटन एक उदाहरण है यांत्रिक अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का, पादप अपक्षय का या कोई नहीं? तो कणिका में मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाना, वो क्या होता है? वो आपका जो है मैकेनिकल वेदरिंग होता है, यांत्रिक अपक्षय होता है। अगला प्रश्न है कि मध्य कपासी एक उदाहरण है, निम्न मेघ का, मध्य मेघ का, उच्च मेघ का? कोई नहीं। तो ये मध्य कपासी जो है वो जो है मध्य मेघ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है किस पर आधारित है? जलवायु दशाओं पे, वर्षा तापमान पे, वनस्पति मंडल पे या कोई नहीं? तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आधारित है वर्षा और तापमान पे, रेनफॉल एंड टेम्परेचर पे। अगला प्रश्न है कि एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं कहलाते हैं? संक्रमिका, पारिस्थितिकी तंत्र, प्लवक जीव, तरणक, जलचर? तो वो कहलाते हैं संक्रमिका या इकोटोन कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है। उच्चतम मतलब कि हाईएस्ट जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या बिंद का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ ऐसा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव होता है उल्टा, सीधा, दोनों या वन प्रणाली में उल्टा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि किसने भूमि उपयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन के भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया। तो ये आपको सभी लोगों को मालूम होगा, मैकेंडर, डडले स्टाम्प, गेडीज या कोई नहीं। तो डडले स्टाम्प महोदय जो है वो जो है उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, यूज एंड मिसयूज ऑफ लैंड, है ना। और अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं कि मसाई जनजाति पाई जाती है कहाँ, अफ्रीका में, कनाडा में, अंटार्कटिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मसाई जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो आपने कुल जो है 63 प्रश्न इसमें देख लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। आप देखिए कि जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या भूगोल विषय से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपको मन हो करिए। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, जिससे कि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। तो इस चैनल का प्रयास है कि आपको भूगोल की जो है जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएँ और भूगोल की ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे कि आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।